जादुई मिट्टी के चूल्हे का चिकन। अमर सिंह गांव में अपनी माँ के साथ रहा करता था। वो शहर में एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी में काम किया करता था। अमर सिंह को वहाँ पे अच्छी तनख्वाह मिला करती थी, जिससे उसका और उसकी माँ का गुजारा अच्छे से चल रहा था। क्योंकि वो शादी के लायक हो चला था, तो उसकी माँ ने एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। उसकी बीवी कमला भी काफ़ी समझदार और सुलझी हुई औरत थी। उसने आते ही अमर सिंह का और उसकी माँ का ख्याल रखना शुरू कर दिया। लेकिन उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि अमर सिंह रोज़ सुबह घर से बाहर इतनी दूर शहर पे काम करने जाता है और शाम को थका हारा वापस आता है। वो चाहती थी कि अमर सिंह गांव के ही नज़दीक कोई काम करे, क्योंकि वो माँ को गांव में अकेला छोड़कर शहर नहीं जाना चाहती थी। एक दिन उसने अमर सिंह से कहा, देखो जी, अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो ये शहर की नौकरी छोड़ दीजिए। हमारी जो हाईवे पर ज़मीन है, वहीं पर कुछ काम काज शुरू कर सकते हैं। घर के घर में रहेंगे और काम भी बढ़ जाएगा। तुम ठीक कह रही हो। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं गांव के नज़दीक कोई अपना काम खोलूँ। कब तक ऐसे नौकरी करता रहूँगा। अमर सिंह शहर में अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे देता है और वहाँ से जो पैसा मिलता है उससे अपनी हाईवे वाले ज़मीन पर एक छोटी सी दुकान खोल लेता है, जिसमें वो खाने पीने का सामान बेचने लगता है। वो वहाँ पर नॉन वेज और वेज खाना बनाकर बेचने लगता है। लेकिन अमर सिंह का काम नहीं चल पाता है, क्योंकि आसपास पहले से ही काफ़ी सारे ढाबे और रेस्टोरेंट खुले हुए थे। ये देखकर अमर सिंह बहुत चिंतित हो जाता है। एक दिन जब रात को अमर सिंह, उसकी बीवी और उसकी माँ बैठकर खाना खा रहे थे, तो उसे चिंता में डूबे देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे क्या हुआ बेटा, इतनी चिंता में क्यों डूबे हो? क्या करूँ माँ, कितना पैसा लगाया है फिर भी काम नहीं चल रहा और अब तो नौकरी भी नहीं है। अरे मेरी बात मान और चिकन बना कर देख, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, तू तो इतना अच्छा चिकन बनाता है, चूल्हे का चिकन खिलाएगा तो सबको पसंद आएगा। हाँ माँ, बात तो तुमने पते की कही है, मैं ऐसा ही करूँगा। और अगले ही दिन अमर सिंह अपने ढाबे में कुछ तब्दीलियाँ करने लगता है। अब उसने अपने ढाबे को बिल्कुल ही देसी स्टाइल में बना दिया था। वो चूल्हे पर खाना बनाता और लोगों को चारपाई और नीचे बैठकर खाना खिलाया करता था। अब उसके ढाबे से निकली हुई मंद मंद खाने की खुशबू से लोग अपने आप ही खींचे चले आते थे। खासकर उसके हाथ के बनाया मिट्टी के चूल्हे का चिकन तो सभी को अच्छा लगता था। भाई वाह, मज़ा आ गया मिट्टी के चूल्हे का चिकन खाकर। गैस पे बने हुए चिकन में वो स्वाद कहाँ। और वो मिट्टी के चूल्हे पे बने चिकन की वजह से अमर सिंह का काम काफ़ी अच्छा चल निकला था। उसकी काफ़ी अच्छी कमाई होने लगी थी और अमर सिंह अपनी माँ और बीवी कमला के साथ गांव में खुशी खुशी रहने लगा था। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लाला रहता था। उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी। वो बहुत लालची था। अपने लालच की वजह से ही उसने अपने सारे ग्राहकों से लड़ाई कर रखी थी। उसका धंधा बहुत मंदा चल रहा था। वो अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। लेकिन इतनी गरीबी आने के बावजूद भी वो गलत तरीकों से पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता था। रघु लाला का मिंटू नाम का एक लड़का था, जो अपने पापा से रोज़ नई नई चीज़ों की फरमाइश किया करता था और रघु दिन भर इसी बात से बड़ा दुखी रहता था। एक दिन मिंटू ने अपने पापा से कहा, पापा पापा, कल मेरा दोस्त अपनी नई साइकिल में स्कूल आया था। वो बहुत तेज थी और उसके बड़े बड़े टायर थे। आप मेरे लिए भी ऐसी ही साइकिल लेंगे ना? अरे मिंटू बेटा, तुम्हारी साइकिल अभी अच्छी तो है, देखो तो कितनी ठीक है। अरे उसे इस्तेमाल कर लो और जाओ पढ़ाई करो, मुझे परेशान मत करो बेटा। मिंटू अपने पापा की बात सुनकर रोते रोते वहाँ से चला जाता है। रघु लाला की बीवी आती है और उससे कहती है, अजी सुनते हो, घर में बिल्कुल भी सब्जी मौजूद नहीं है। बाजार से आलू ही ले आओ, आलू भी खत्म है यहाँ तो। अपनी बीवी की बात सुनकर रघु गुस्सा हो जाता है और आलू लाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वो अपनी जेब देखता है तो वो बिल्कुल खाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक एक कागज का टुकड़ा उड़ते हुए उसके सामने आकर गिर जाता है। उस कागज के टुकड़े में एक हार बना हुआ था।
हार देखकर रघु को एक आइडिया आता है और वो वापस अपने घर जाता है और अपने बेटे से सारी किताबें मांगता है और सारी पुरानी किताबों के पेज फाड़ने लगता है। ये देखकर उसकी बीवी और बेटा हैरान हो जाते हैं, लेकिन रघु बिना रुके सारे पन्ने फाड़कर उन्हें गहनों के आकार में काटने लगता है और अपनी बीवी को समझाते हुए कहता है, अरे भगवान, ऐसे हैरान होके मत देखो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है पैसे कमाने का। भाई देखो, मैं इन कागजों को गहने के आकार का काटूंगा, फिर उस पे सीमेंट की एक छोटी सी लहर लगा दूंगा और उन्हें सोने के रंग में रंग दूंगा। हो गए ना सोने के गहने। रघु लाला सोने के बहुत सारे नकली गहने बनाता है और अगले दिन उन्हें अपनी दुकान में बेचने के लिए रख देता है। सभी गांव वाले सस्ते सोने के गहने समझकर उन्हें खरीद लेते हैं। रघु का काम काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन पड़ोस के गांव से सेठ रामलाल रघु की दुकान में आता है और उससे अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत सारे गहने खरीद कर ले जाता है। रघु बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी काफी अच्छी आमदनी जो हुई थी। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन रामलाल पुलिस लेकर उसकी दुकान पर आता है। पुलिस और सेठ रामलाल को देखकर रघु हैरान हो जाता है। अरे अरे सेठ जी, क्या बात है, आज पुलिस कैसे लेके आए हो? ज्यादा गहने लेके जाना है क्या? गहने और तुझसे? रुक जा, बताता हूँ तुम्हें। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लो इसे, नकली कागज के गहने बनाकर बेचता फिर रहा है। पुलिस वाले रघु को पकड़कर ले जाते हैं और नकली गहने बेचने के आरोप में उसे जेल हो जाती है। जेल से छूटने के बाद रघु सारे गांव वालों से माफी मांगता है और उनके पैसे वापस करने का वादा करता है और ईमानदारी से अपने काम धंधे में लग जाता है। सुनहरा बांस और मुर्गी का घर। रघुवीर के घर में बहुत सारी मुर्गियां थीं। वो मुर्गियों को पालता पोसता और उनके अंडों को बाजार में बेचता। उसके घर के पास ही एक बड़ा सा बांस का खेत भी था। मुर्गियां दिन रात वहीं घुमा करती थी। उनमें से एक मुर्गी हमेशा से वहां से भाग जाना चाहती थी। उसने कई बार कोशिश की, मगर वो हर बार भागने में असफल रही। कितने दिन हो गए यहाँ रहते रहते। ये रघुवीर आज नहीं तो कल मेरे अंडों के साथ साथ मुझे भी मारकर बेच देगा। मुझे यहाँ से बाहर जाना है, दुनिया घूमनी है, मैं क्या करूँ? मुर्गी नए नए उपाय ढूंढती रहती है। एक दिन बांस के खेत में काम करने वाली सीता ने मुर्गी को रोते हुए सुना और उससे कहा, अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? मुर्गी सीता से कहती है, तुम्हें मेरी भाषा समझ में आ रही है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, मैं मुर्गियों की भाषा समझती हूँ। तो क्या तुम भी सभी मुर्गियों के अंडे बाजार में बेचती हो? सीता मुर्गी से कहती है, मैं तो अपनी मुर्गियों से बहुत प्यार करती हूँ, तुम भी बहुत प्यारी हो, चलोगी मेरे साथ? मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे साथ गई तो तुम भी मुझे बंदी बना कर रखोगी। मुझे आज़ादी की सांस लेनी है, बाहर घूमना है, मगर रघुवीर के घर रहते रहते ये तो संभव हो नहीं सकता, इसीलिए रो रही हूँ। सीता उससे कहती है, अरे अरे, तुम भाग निकलो, ये देख रही हो, एक पूरे बांस को मैंने सुनहरे रंग का रंग दिया है। शाम ढलते ही तुम इसके पास आकर बैठ जाना, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी और वहाँ से तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। सच? हाँ हाँ। सीता मुर्गी से वादा करती है कि वो उसे बांस के पास से शाम को उठाकर ले जाएगी। मुर्गी के पास सीता पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। शाम ढलते ही वो चोरी चोरी सुनहरे बांस के पास आकर बैठ जाती है। अभी तक सीता आई नहीं, कब से इंतजार कर रही हूँ। बहुत देर इंतजार करने के बाद थोड़ी देर बाद उसे सीता के आने की आवाज सुनाई देती है। सीता उसे अपनी गोद में लेकर अपने घर पहुंच जाती है और उसे बाकी मुर्गियों से मिलवाती है और कहती है, अब बताओ मेरी मुर्गियाँ कैसी लगी? सब बहुत खुश है ना? अब तुम चाहो तो बाहर घूम सकती हो और चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो, ये तुम्हारी इच्छा है। वादे के मुताबिक सीता उसे अपने घर तो ले आती है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार मुर्गी बाहर की दुनिया देखना चाहती थी,
इसीलिए वो उसे अलविदा कहकर बाजार की तरफ निकल पड़ती है और बदकिस्मती से एक बड़े से टेम्पो के नीचे आकर मर जाती है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी आजादी बहुत बुरी भी होती है। जादुई बिजली का पेड़। बीजापुर गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। सुरेश गांव का सबसे विद्वान इंसान था। वो हमेशा अपने गांव की भलाई के बारे में सोचता रहता था। बीजापुर गांव में बिजली नहीं थी। सुरेश की बड़ी इच्छा थी कि उसके गांव में भी शहरों की तरह बिजली आ जाए, और इस कार्य के लिए उसने सभी गांव वालों से एक एप्लीकेशन पर साइन करवाए, और वो एप्लीकेशन लेकर बिजली विभाग के ऑफिस में जाता है और वहां जाकर अपने गांव में बिजली की सप्लाई के लिए एप्लीकेशन जमा करा देता है। एप्लीकेशन दिए काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुरेश ने बिजली ऑफिस जाकर ऑफिसर से पूछा, सर अब तो हमें एप्लीकेशन दिए काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी भी हमारे गांव में बिजली लगाने कोई नहीं आया, ऐसा कब तक चलेगा सर? अरे देखो भाई, ये सरकारी काम है, इनमें समय तो लगता ही है, थोड़ा धैर्य रखो। तुम्हारे छोटे से गांव में भी वैसे बिजली क्या करोगे तुम, लग जाएगी बिजली। ऐसा कहकर सभी ऑफिसर सुरेश को वहां से बाहर निकाल देते हैं। मायूस होकर सुरेश अपने घर वापस आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। दुखी होकर सुरेश अपने गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सुरेश को दुखी देखकर उसका दोस्त मोहन उसके पास आता है। अरे क्या हुआ सुरेश, इतने उदास क्यों हो भाई? अरे क्या कहूँ मोहन, बस वही आज भी बिजली विभाग गया था, मायूसी ही हाथ लगी। अरे सुरेश चिंता मत करो भाई, हमारा गांव भी एक दिन जरूर चमकेगा। देखना हमारे गांव में भी एक दिन विकास होगा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और हमारे गांव में भी बिजली आएगी। और वैसे भी हम लोग जहाँ बैठे हैं ना, ये गांव का चमत्कारी पुराना बरगद का पेड़ है। चलो हाथ जोड़कर इससे दुआ मांगते हैं कि गांव में जल्द ही बिजली आ जाए। सुरेश और मोहन उस बरगद के पेड़ से हाथ जोड़कर गांव में बिजली आने की दुआ मांगते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से जब भी सुरेश वहां बरगद के पेड़ के पास से निकलता, उस पेड़ से हाथ जोड़कर गांव के विकास के लिए प्रार्थना किया करता था। एक दिन जब सुरेश अंधेरा होने पर शहर से काम से वापस आया तो बरगद के पेड़ को देखकर हैरान रह गया। बरगद का पेड़ चमक रहा था जैसे हजारों वॉट की बिजली की लाइट उस पर लगा दी हो। इतनी चमक देखकर सभी गांव वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं और हैरानी से उस बरगद के पेड़ को देखने लगते हैं। तभी अचानक पेड़ से आवाज आती है, मेरे प्रिय गांव वालों, ये मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा बरगद का पेड़। मुझे ऐसे हैरानी से मत देखो, मैंने कई सालों से तुम्हें देखा है, तुमने मेरी बहुत सेवा की है और तुम लोग बहुत ही नेक और ईमानदार हो। आज मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए एक बिजली का पेड़ बन गया हूँ। अब तुम सभी लोग मेरी बिजली का इस्तेमाल कर सकते हो और बड़े सुखी सुखी रह सकते हो। सभी गांव वाले हाथ जोड़कर उस पेड़ का धन्यवाद करते हैं और अपने अपने घरों में उस पेड़ से बिजली के कनेक्शन ले लेते हैं। लेकिन वो लोग बिजली कभी वेस्ट नहीं करते और बड़ी खुशी और सुख संपत्ति से गांव में रहने लगते हैं। जादुई घास की मशीन। मंडलपुर नामक गांव में सुधीर नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती के लायक थोड़ी सी ज़मीन थी। वो उसी ज़मीन पे अपनी बीवी के साथ काफ़ी मेहनत करके सब्जियों की खेती किया करता था और जो भी पैदावार होती उसे बाज़ार में बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। सुधीर काफ़ी मेहनती था। वो काफ़ी सब्जियां उपजा लेता था जिससे उसका गुजारा काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि जिससे वो कुछ बना सके। उसका घर काफ़ी टूटा फूटा था और घर के एक कोने में उसने एक स्टोर रूम बना रखा था जहाँ पे काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी। एक दिन अचानक काम करते करते सुधीर की खुरपी टूट गई। अरे इस खुरपी को भी अभी टूटना था, घास निकालने का काम तो जल्दी करना पड़ेगा वरना ये जंगली घास सारी फसल को खराब कर देगी। चलो स्टोर रूम में जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कोई पुरानी खुरपी पड़ी हो। सुधीर अपने स्टोर रूम में जाता है
और वहाँ पर कोई दूसरी खुरपी ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे कोई खुरपी नजर नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र स्टोर रूम में कोने पर एक पुराने कपड़े पर पड़ी। जैसे ही सुधीर ने वो पुराना कपड़ा उठाया तो उसके नीचे उसे एक हरे रंग की घास काटने की मशीन दिखाई दी। अरे ये मशीन लगता है ये पिताजी ने कभी खरीदी होगी और यहीं ऐसे ही कबाड़ में पड़ी है। चलो इसी का इस्तेमाल करता हूँ घास काटने के लिए। सुधीर उस मशीन को साफ करके बाहर ले आया और उससे घास काटने लगा। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि जैसे ही उसने उस मशीन से घास काटी तो वो सारी घास सोने की हो गई। सुधीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। सुधीर, ये मैं बोल रही हूँ, घास काटने वाली मशीन। तुम जो कुछ भी देख रहे हो ये बिल्कुल सच है। सारी घास सोने की हो चुकी है। मगर याद रखना, तुम लालच नहीं करोगे, वरना तुम्हें भी तुम्हारे पिता की तरह पछताना पड़ेगा। सुधीर मशीन को बोलता देखकर हैरान हो गया और उसने मशीन से कहा, ये खेत मेरे, ये घास मेरी और तुम मशीन भी मेरी। मैं जितना चाहे घास काटूं, जितने चाहे घास को सोने की बनाऊं, इससे तुम्हें क्या लेना देना। और ऐसा कहकर सुधीर अपने सारे खेत की घास काटने लगता है और वो जितनी भी घास काटता है सारी सोने की बन जाती है। तभी उसकी बीवी सुनीता रोटी लेकर वहाँ आ जाती है और सोने की घास देखकर हैरान हो जाती है। सुधीर उसे सारी बात बताता है। सोने की घास देखकर उसकी पत्नी के मन में भी लालच आ जाता है और वो सुधीर से सारी घास को सोने का बनाने के लिए कहती है। सुधीर अपनी बीवी की बातों में आ जाता है और वो अपने खेतों की सारी घास काटकर उसे सोने की बना लेता है। सुधीर और उसकी पत्नी सारी सोने की घास इकट्ठा करके अपने स्टोर रूम में जमा कर देते हैं और घास काटने वाली मशीन को भी वहीं रख देते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वो स्टोर रूम में आते हैं, ये देखकर हैरान हो जाते हैं, सारी सोने की घास रेत में बदल चुकी थी। वो दोनों अपना सिर पकड़कर वहाँ बैठ जाते हैं। तभी मशीन हंसते हुए कहती है, सुधीर, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि लालच में मत आना। लालच के चक्कर में तुमने सुनहरी घास भी गवा दी और अपनी सारी फसल भी बर्बाद कर दी। मशीन की बात सुनकर सुधीर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मशीन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कभी लालच ना करने की कसम खाता है। छुपम छुपाई का खेल। एक गांव में चंदा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। वे लोग बहुत गरीब थे। चंदा की माँ गांव में लोगों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी चंदा का गुजर बसर किया करती थी। चंदा की माँ चंदा को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण वो उसे स्कूल नहीं भेज सकती थी। स्कूल न जाने के कारण चंदा सारा दिन इधर उधर गांव में खेला करती थी। कभी कभी अपनी माँ के साथ काम पर भी चली जाया करती थी। लेकिन वो गांव की बाकी लड़कियों को देखकर, उनके पास अच्छे अच्छे खिलौने और कपड़े देखकर अपनी माँ से कहा करती थी, मामा, मुझे भी मीना जैसे कपड़े और गीता जैसी प्यारी सी गुड़िया चाहिए माँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तू तो जानती है मेला लगने वाला है, वहाँ से मैं तुझे नए कपड़े और गुड़िया भी दिला दूंगी। अब जा, मुझे काम करने दे बेटा। अपनी माँ की बात सुनकर चंदा खुशी खुशी ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। मुझे मेले से नई गुड़िया और कपड़े मिलेंगे, माँ ने कहा है। हाँ। चंदा की ये बातें बाहर खेल रही गीता और मीना सुन लेती हैं और वो दोनों उसे तंग करने के लिए अपने पास बुलाती हैं। अरे चंदा, तुम इतना मेले का इंतजार मत करो, चाहो तो मेरे नए कपड़े और गुड़िया ले लो। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस तुम्हें मुझे छुपन छुपाई में हराना होगा। अगर हम हारे तो हम तुम्हें देंगे और अगर तुम हारी तो तुम हमें दे देना। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त बिल्कुल मंजूर है, मैं अभी छुपने जाती हूँ। ऐसा कहकर चंदा छुपने की जगह तलाश करती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी उसे एक बड़े पेड़ का खोखला तना नजर आता है। चंदा उस तने के अंदर छुपने के लिए चली जाती है, लेकिन वो जैसे ही उस तने के अंदर घुसती है वो सीधा गुफा के अंदर चली जाती है। चंदा घबरा जाती है। हाँ, मैं कहाँ आ गई हूँ? तभी चंदा को एक कोने से ढेर सारी रोशनी नजर आती है।
चंदा उस रोशनी की तरफ जाती है और देखकर हैरान रह जाती है कि वहाँ तो काफी सारा सोना, चांदी और जेवर पड़े थे। इतना सारा सोना। तभी उसे अचानक सोने चांदी के ढेर के बीच एक गुड़िया नजर आती है। चंदा जैसे ही गुड़िया को उठाती है, वो गुड़िया एक खूबसूरत देवी में बदल जाती है। चंदा ये देखकर डर जाती है, लेकिन वो देवी उससे कहती है, चंदा घबराओ नहीं, मैं देवी हूँ। एक राक्षस ने मुझ पर अत्याचार किया और मुझे इस गुड़िया में कैद कर दिया। तुमने मुझे आज़ादी दी है, अब तुम जितना चाहो उतना सोना लेकर जा सकती हो। सामने देखो, वहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता है, तुम जा सकती हो। ऐसा कहते ही वो देवी वहाँ से गायब हो जाती है और चंदा जितना सोना ले जा सकती थी, पेड़ के दूसरे किनारे वाले रास्ते से लेकर अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। चंदा की माँ रात को चंदा के साथ वहाँ आती है और ढेर सारा सोना चांदी देखकर खुश हो जाती है। चंदा और उसकी माँ उस गांव से चले जाते हैं और एक नए गांव में नया घर बनाकर रहने लगते हैं। चंदा की माँ उसे स्कूल में भर्ती कर देती है। अब चंदा भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ने लगती है और उसके पास गीता और मीना से भी अच्छे कपड़े और खिलौने थे और अच्छी सहेलियां भी। अब चंदा और उसकी माँ नए गांव में अपने नए मकान में खुशी खुशी रहने लगते हैं। श्यामपुर गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाकर बेचा करता था। वो लकड़ी से काफ़ी अच्छी वस्तुएं बनाया करता था, इससे उसकी काफ़ी अच्छी कमाई होती थी। उसका काम सही चल रहा था, लेकिन एक साल काफ़ी बारिश हुई। बारिश होने के कारण पूरे जंगल में पानी भर गया और सारी लकड़ियां भी गीली हो गईं, जिसके कारण मोहन का काम बिल्कुल ही बंद हो गया और उसकी कोई कमाई नहीं हुई। कुछ दिन तो जैसे तैसे उसने अपने पास बचे पैसों से गुजारा कर लिया, लेकिन अब उसके पास पैसे खत्म होने लगे थे। अब उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि उसका और उसके परिवार का क्या होगा। इसी चिंता के मारे एक दिन वो चारपाई पर बैठा अपने आप से ही बातें कर रहा था। 1 महीना हो गया, ये बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक पैसा भी नहीं बचा है घर में। अब खेतों में जो सब्जियां उगाई थी वो भी सारी बारिश की वजह से पानी पानी हो गई। हे भगवान, ये किन पापों की सजा दे रहे हो आप? पता नहीं ये कब ठीक होगा। अपने पिता की बातें सुनकर उसके पास आके कहता है, चिंता मत कीजिए पिताजी, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। बेटे की बात सुनकर मोहन उसे गले लगा लेता है और दोनों सूखी रोटी खाकर सो जाते हैं। लेकिन रात भर मोहन के बेटे बिट्टू को नींद नहीं आती और वो सोचता है और भगवान से प्रार्थना करता है। मेरे पापा बहुत दुखी हैं, वह पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं। काश इस बारिश में एक ऐसा पेड़ उगे जिसमें रोटियां उगती हों। अरे हाँ, उससे सभी गांव वालों को भोजन की कभी कमी भी नहीं होगी। भगवान से रोते रोते प्रार्थना करने के बाद बिट्टू भी सो जाता है। अगले दिन मोहन की जब नींद खुलती है, हे प्रभु, आज तो बारिश बंद हो जानी चाहिए, चलो बाहर चलकर देखता हूँ। मोहन घर से बाहर निकलकर देखता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी और धूप निकलने लगी थी। तभी मोहन का दोस्त रामू उसे चिल्लाते हुए बुलाता है, अरे मोहन, जल्दी आओ, भाई एक चमत्कार हो गया, आकर देखो। अरे क्या हो गया रामू, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मोहन भागता हुआ अपने दोस्त के पास जाता है और जंगल में जाकर देखता है कि एक पेड़ पर रोटियां उगी हुई थी। वहां पर बाकी सभी गांव वाले भी जमा हो रखे थे। ये देखकर सभी हैरान हो रहे थे। अरे अरे अरे, ये क्या? रोटियों का पेड़? और उस पेड़ के आसपास के पेड़ों में तरह तरह की मिठाइयाँ और फल फ्रूट लगे हुए थे। हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है, कभी तो पानी ही पानी और कभी पेड़ों पर रोटी और मिठाइयाँ। तभी मोहन का बेटा बिट्टू दौड़ा दौड़ा वहाँ आता है और अपने पिता से कहता है, मैंने कहा था ना पिताजी, अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे। और अब सभी गांव वाले उन पेड़ों से रोटियां और मिठाइयां तोड़कर खाने लगते हैं, लेकिन वे लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें रोटियों की कोई चिंता नहीं थी। उनके पास जादुई रोटियों वाला पेड़ जो था।
और बिट्टू हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करता है। जादुई सोने का बेटा। एक समय की बात है, एक गांव में मनीष नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। कमला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। वो भगवान से पूजा पाठ करते हुए हमेशा एक संतान की कामना करती थी। और मनीष अपने खेतों में मेहनत करता और पैसे कमाने में जुटा रहता था। लेकिन किसी न किसी कारण से उसे जमींदारों और सेठ से कर्ज लेना पड़ता था, क्योंकि कभी बारिश की वजह से फसल खराब हो जाती थी और कभी सूखे की वजह से। एक दिन सेठ किशोर मनीष के घर आकर कहता है, हे मनीष, 2 महीने से तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए। इससे पहले कि तुम कोई और बहाना ढूंढो, आज ही मुझे सारे पैसे चाहिए। सेठ जी, मैंने आपके आधे से ज़्यादा पैसे तो वापस कर ही दिए हैं ना, थोड़े रह गए हैं वो भी दे दूंगा। हाँ हाँ, कब से तुम्हारा ये रोना सुन रहा हूँ। मुझे मेरे पैसे वापस करो, या फिर जब तक पैसे वापस नहीं करते ये घर गिरवी रख दो। ये बात सुनकर मनीष और उसकी बीवी हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो अब सेठ के पैसे कैसे वापस करें। इसलिए वो मजबूरी में आकर सेठ के पास अपना घर गिरवी रख देते हैं। घर गिरवी रखते ही सेठ बहुत खुश होता है। हाँ, ये हुई ना बात। ऐसा कह के सेठ वहाँ से चला जाता है और मनीष की बीवी रोते रोते मनीष से कहती है, अब और कितना सहना पड़ेगा हमें। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा घर हमसे छिन गया। अगर आज हमारी कोई औलाद होती तो हमें कितना सहारा होता। कोई बात नहीं कमला, मैं उस बंजर जमीन पे मेहनत करूंगा। देखना, मैं वहाँ सोना उगाऊंगा, सोना। हाँ। ऐसा कहकर मनीष खेती के औजार लेकर अपनी बंजर जमीन की ओर चल पड़ता है। वो जैसे ही अपनी जमीन के पास पहुंचने वाला होता है, वो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। वो रो रहा था। मनीष उस बच्चे के पास जाकर पूछता है, मेरे प्यारे बच्चे, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो? कहाँ है तुम्हारे माँ बाप? मनीष की बात सुनकर वो बच्चा कहता है, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं भटक गया हूँ। बच्चे को रोता देख मनीष अपने पास जो पानी अपने पीने के लिए लाया था वो उस बच्चे को पिला देता है और उसे खाना भी खिलाता है। खाना खाते और पानी पीते ही वो बच्चा एकदम सुनहरे रंग में बदल जाता है। मनीष ये देखकर हैरान हो जाता है और वो डर के मारे पीछे हट जाता है। आप घबराइए नहीं, आपने मेरी मदद जो की है, आप भी काफी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। आज से आप मेरे पिता और मैं आपका बेटा। मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। बच्चे की ये बातें सुन के मनीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने साथ उस बच्चे को अपनी बंजर जमीन पर ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो सोने का बच्चा मनीष की बंजर जमीन पर कदम रखता है, वहाँ पर खेती लहलाने लगती है। वहाँ पे अनाज और सब्जियाँ लहलहाने लगती हैं और वहाँ एक जगह से पानी भी निकलने लगता है। मनीष ये देखकर हैरान हो जाता है। मनीष उसी समय सोने के बच्चे को अपनी पत्नी के पास ले जाता है, जो घर में अपने कमजोर बैलों को चारा दे रही थी। लेकिन सोने का बच्चा जैसे ही बैलों को छूता है, वो बैल तंदुरुस्त हो जाते हैं। ये देखकर मनीष और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं और उस सुनहरे बच्चे को अपना बेटा समझकर पालने लगता है। फसल बेचकर मनीष सेठ से अपने घर के कागज ले आता है। अब मनीष और उसकी बीवी की जिंदगी बदल चुकी थी, क्योंकि उन्हें एक संतान जो मिल गई थी, वो भी एक सुनहरे बालक के रूप में। पनीर अंडा की सब्जी। सत्यनारायण रामपुर गांव में सड़क के किनारे रहा करता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, वो उसी में अपनी खेती बाड़ी का काम किया करता था और अपने बीवी बच्चों का गुजर बसर किया करता था। सत्यनारायण को खाना पकाने का बहुत शौक था। वो खाली समय में अपने घर की रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाया करता था और अपने दोस्तों को बुला बुलाकर खिलाया करता था। उसकी इस आदत से उसकी बीवी बहुत परेशान थी। एक दिन उसकी बीवी कमला ने उससे कहा, देखो जी, बहुत हुआ, सारी रसोई खराब कर दी। अगर अपने दोस्तों को पका पका के खिलाने का इतना ही शौक है तो दूसरी रसोई बना लो, मेरी रसोई में हाथ मत लगाना। ठीक है भगवान, नाराज क्यों होती हो? मैं आज ही घर के दूसरे कोने पर एक रसोई बना लूंगा
और सत्यनारायण अपने घर के दूसरे कोने पर सड़क के किनारे एक कच्ची रसोई बना लेता है और वहीं पर अपने दोस्तों के साथ तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें खिलाने लगता है। अरे वाह भाई सत्यनारायण, मजा आ गया। आज तो कद्दू की सब्जी और पूरी खाकर दिल खुश हो गया। हाँ भाई सत्यनारायण, रायते का तो जवाब ही नहीं। अब भाई दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। हाँ हाँ, खाओ खाओ दोस्तों, खाओ, जी भरकर खाओ। देखना एक दिन मेरा ये बना हुआ खाना पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। तभी उसकी बीवी आकर उससे कहती है, हाँ हाँ, गांव का नाम रोशन करेगा ऐसा तो पता नहीं, मगर घर में तो कंगाली आ ही जाएगी। लाला आया था, राशन के पैसे मांग रहा था, जाओ देकर आओ उसे सारी कमाई। हाँ हाँ कमला, देता हूँ जाकर। इतना गुस्से क्यों हो रही हो? कमला को गुस्से में देखकर सत्यनारायण के सारे दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं और सत्यनारायण भी चुपचाप जाकर गांव में राशन के पैसे देकर आता है। एक दिन ऐसे ही सत्यनारायण को एक नई सब्जी बनाने की सूझी। उसने पनीर और अंडे की बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई जिसकी खुशबू चारों ओर फैलने लगी। इससे पहले कि उसके दोस्त वहां आते, तभी उसने देखा कि एक आदमी वहां पर चला आ रहा था। सत्यनारायण ने उससे पूछा, अरे कौन है आप और यहाँ कैसे चले आ रहे हैं? नमस्कार भाई साहब, मैं असल में सेठ जी का ड्राइवर हूँ। हमारी गाड़ी यहाँ पर ख़राब हो गई है, बस भूख लगी थी और खाने की खुशबू यहाँ तक खींच लाई। अच्छा ऐसी बात है। अरे तो भाई बुलाइए अपने सेठ जी को और आप भी खाना खाइए और आपके सेठ जी भी। वो आदमी जाकर अपने सेठ को बुलाकर लाता है और सत्यनारायण बड़े ही प्यार से उन दोनों को खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद सेठ सत्यनारायण से कहता है, भाई बड़ा स्वाद खाना बनाते हो तुम, कहाँ से सीखा है तुमने? अरे साहब, सीखना कहाँ से, बस ये तो शौक है मेरा। भाई देखो, मेरे शहर में बहुत बड़े होटल हैं और ऐसा स्वाद खाना तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। अगर तुम चाहो तो मेरे होटल में खाना बनाने का काम कर सकते हो, काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे तुम्हें। सत्यनारायण उन सेठ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उनसे हाँ कर देता है। सेठ जाते हुए अपना कार्ड उन्हें देकर जाते हैं और शहर आने के लिए कहते हैं। सत्यनारायण अगले ही दिन शहर जाकर सेठ से मिलता है और सेठ उसे सच में खाना बनाने के लिए रख लेता है। और इस तरह सत्यनारायण की बनाई हुई पनीर अंडे की सब्जी ने उसका भाग्य ही बदल दिया और अब वो होटल में चीफ शेफ बन गया था और काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहा था। अब वो और उसका परिवार शहर में खुशी खुशी रहने लगा, लेकिन उसने कभी कभी गांव आकर लोगों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा था।